हेलो वॉचर्स, विद वॉचर के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के इस नए सीजन के एपिसोड नंबर 6 को। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम 26 के सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं। इसको आप कंप्लीट करा दीजिए तो हमारे बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। एनीवेज चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है सेरेटे यानी कि सोल सोसाइटी, जहाँ पे सारे के सारे शिनिगामी एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और वो अपनी पावर्स दे रहे होते हैं एक ऑर्ब के अंदर ताकि वो लोग गेट बना सकें रॉयल पैलेस तक का। हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक बहुत बड़े से प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं जो कि उंगलियों टाइप का लग रहा है, पता नहीं क्या लग रहा है। एनीवेज गाइस, फिर आगे बढ़ते हुए सब लोग अपनी पावर उस ऑर्ब्स के अंदर डालने लगते हैं ताकि वो लोग बन सके गेट बना सके रॉयल पैलेस तक का। और हम देखते हैं कि फाइनली वो गेट फॉर्म होने लगता है, पर तभी बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस होने लगता है। क्या होता है ये तो हमको नहीं समझाया जाता है बहुत क्लियरली, बट फिर भी हमको बताया जाता है कि एबनॉर्मलिटीज बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रही हैं। फिर हम देखते हैं कि सेरेटे के बगल बगल वॉन्डरवाइज आने लगता है। इसको नहीं पता है कि वॉन्डरवाइज क्या है। बेसिकली वॉन्डरवाइज क्विंसीज की सिटी है, जैसे सोल सोसाइटी है या फिर सेरेटे जिसे हम लोग कहते हैं वो शिनिगामीज की सिटी है, वैसे ही क्विंसीज की सिटी है वॉन्डरवाइज। और हम देखते हैं कि सेरेटे के अंदर वॉन्डरवाइज आने लगती है और उनको आने वाले कोई और नहीं बल्कि वही ऑर्गेजम होते हैं जो कि पहले सोल सोसाइटी को खा रहे होते हैं। और हमको एक छोटा सा सीन आइजन का भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठ के एकदम चिल मार रहा होता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा स्तब्ध हो जाते हैं, सब लोग चिंतित भी होते हैं। इवन जो हमारा शिनजी होता है वो बोलता है कि हमारा एनिमी इतना ज्यादा पावरफुल है कैसे, क्या इसकी पावर की कोई लिमिट है ही नहीं। सब लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को और ज्यादा कंसंट्रेट करने लगते हैं उस ऑर्ब के अंदर ताकि वो लोग अपना गेट फिनिश कर सके और वहां से निकल सके रॉयल पैलेस के लिए। और उससे पहले ही आ जाता है इंट्रो आने के बाद होता है सीन कट और हमको दिखाया जाता है इंटरेक्शन इचिगो और ग्रिमजाओ के बीच। दोनों लोग लड़ने के लिए एकदम तैयार होते हैं, जहाँ ग्रिमजाओ कह रहा था कि मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि मैं तुम्हें मार पाऊं। वहीं इचिगो भी तैयार होता है ग्रिमजाओ से लड़ने के लिए। पर इससे पहले वो दोनों लोग लड़ाई खत्म कर पाए, वहाँ पे आ जाती है नेल और नेल धक्का दे देती है ग्रिमजाओ को काफी अलग तरीके से, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद नेल कूद पड़ती है इचिगो के ऊपर, जिसको देख के उराऊ में बहुत ज्यादा अच्छा तो फील नहीं कर रही होती है, पर वो क्या बोल भी सकती है। एनीवेज नेल हमको बताती है कि उरहारा ने उसको एक ऐसा ब्रेसलेट दे दिया है ताकि वो कंटिन्यूअसली अपनी एडल्ट फॉर्म में रह सकती है, जिसकी मदद से वो इजिली अब उनकी मदद कर पाएगी, इचिगो वाले गैंग के साथ में लड़ पाएगी। उरहारा ये देख के सोच रही होती कि अरे शर्मा गई यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए था। एनीवेज वंस अगेन हमको दिखाया जाता है कि ग्रिमजाओ और नेल अभी भी लड़ रहे होते हैं। नेल बीच में उनको इंटरप्ट करती है और कहती है कि मैं हूँ रैंक नंबर 3, तुम हो रैंक नंबर 6, तो तुम ज्यादा कुछ मत बोलो, मैं तुम्हारे जैसे रैंक 6 से ऑर्डर नहीं लेने वाली हूँ। इस पर ग्रिमजाओ कहता है कि अगर आइजन नहीं है तो फिर इन रैंकिंग का कोई भी मतलब नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इस बार नेल और ग्रिमजाओ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उनको आवाज आती है टेस्टिंग और उनको बताया जाता है कि 2 पुराने कैरेक्टर की वापस रिटर्न हो गई है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को दोनों कैरेक्टर नहीं याद होंगे, इसलिए हम लोग को जल्दी से याद दिला देता हूँ। ये दोनों कैरेक्टर हैं रीरुका और यूकियो। हमको ये पहली बार फुल ब्रिंगर आर्क में दिखाए गए थे। ये लोग फुल ब्रिंगर हैं, यानी कि इनकी एबिलिटीज जो है वो बिल्कुल भी शिनिगामी या फिर क्विंसीज जैसी नहीं है। इनकी एबिलिटी बाय बर्थ है जो कि ऐसे ही अवेकन हो गई थी। बेसिकली ये लोग आए होते हैं वो उनको यहाँ से निकाल के लेके जाने के लिए। वैसे मैं आप सभी को थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि रीरुका और यूकियो की एबिलिटी है क्या। रीरुका के पास एबिलिटी है जिसका नाम है डॉल हाउस। वो जो भी चीज क्यूट पाती है उसको वो अपने डॉल हाउस के अंदर डाल सकती है। यही इसकी एबिलिटी। जी हाँ, बस ये खत्म। और यूकियो की जो एबिलिटी है वो समझ लीजिए रीरुका की एबिलिटी है, बट थोड़े अच्छे लेवल पे। जहाँ पे रीरुका क्यूट पाई हुई चीजों को अपने डॉल हाउस में डाल सकती है, वहीं पे यूकियो कोई भी चीज अपने गेम के अंदर डाल सकता है और उसके एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकता है। फिर इचिगो पूछने लगता है कि कोई मुझे समझाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके बाद योरोइची हमको बेसिकली समझाती है कि हुआ क्या था। पहले हमको समझाया जाता है कि जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है और जो सोल सोसाइटी है उसके बीच में एक रास्ता पड़ता है और उस रास्ते को हम लोग कहते हैं पर्सिपाइस वर्ल्ड। और पर्सिपाइस वर्ल्ड की मदद से ही वो लोग सेरेटे और नॉर्मल दुनिया के अंदर आ जा सकते हैं। और फिर हमको बताया जाता है कि और भी बहुत सारी जगह हैं इसी के बीच में, जैसे कि वॉल्स ऑफ स्क्रीम वो जगह है जहाँ पे सोल्स काफी लेवल पे इकट्ठा हो जाती हैं। और फिर हमको बताया जाता है कि ये सब कम्प्लीटली घिरा हुआ है गारागांटा से, और गारागांटा के अंदर स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ही ज्यादा अनइवन हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसलिए वहाँ से आना जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसको बेसिकली आप समुद्र और आइलैंड्स के कॉन्सेप्ट की तरह समझ सकते हैं, जहाँ पे जो ओशन है, जो वाटर है वो गारागांटा है और जो लैंड है वो ये वॉल्स ऑफ स्क्रीम है या फिर ये सोल सोसाइटी है या फिर हमारी लिविंग वर्ल्ड है। ये सारी चीजें आइलैंड्स की तरह गारागांटा के बीच में पड़ी हुई हैं। अगर आपको एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना है तो आपको गारागांटा क्रॉस करना ही होगा। फिर हमको बताया जाता है कि कैसे उरहारा ने इन दोनों को रिक्रूट किया होता है, ऐसे ही किसी वॉल्स ऑफ स्क्रीम में से। फिर हमको बताती है रीरुका कि उसको भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि कैसे उनको खोज लिया होता है उरहारा ने वहाँ पे। फिर हमको बताया जाता है कि बेसिकली इन लोग का रोल क्या है इस बैटल में। देखो बात ऐसी है कि जो हमारी योरोइची थे उसने मार कर दिया है एक जगह को रॉयल पैलेस में, जो कि जस्ट बिहाइंड है हमारे अपने सोल किंग यानी कि यू हैव बाकी। जी हाँ, अब हमारा
बंदा नया सोल किंग है तो उसको हम लोग अब क्विंसी किंग नहीं बल्कि सोल किंग बुलाएंगे। और फिर रीरो का एबिलिटी यूज करके इन्होंने ये डॉल हाउस बनाया है और इस डॉल हाउस को कंट्रोल कर रहा है कोई और नहीं बल्कि यूकियो। तो इन दोनों की कंबाइंड एबिलिटी को यूज करके ये लोग इस पॉइंट से जहाँ पे उन्होंने पहला निशान बनाया है दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ पे यूबाक सपोजिटली है। और फिर इसी के कारण से ये लोग एक सरप्राइज अटैक करने वाले होते हैं यूबाक के ऊपर। उससे पहले हमको समझाया जाता है कि सोल सोसाइटी में क्या चल रहा है। सोल सोसाइटी में हमको बताया जाता है कि इन लोग के पास स्पिरिचुअल प्रेशर कम पड़ रहा होता है गेट को कंप्लीट करने के लिए। को दिखाया जाता है कि सोल सोसाइटी में हियोरी, लव और बाकी सारे कैप्टन भी वापस आ गए होते हैं। ये लोग भी अपना अपना ऑर्ब लेते हैं और गेट बनाने में मदद करने लगते हैं। पर तब तक कमाल धमाल हो जाता है और ये कमाल धमाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि होते हैं हमारे कैप्टन मयूरी। बेसिकली वो बताते हैं कि उनके पास एक स्पिरिचुअल एनर्जी एम्पलीफायर होता है जिसकी वजह से इनको कोई दिक्कत नहीं होगी गेट बनाने में। उसने पहले इसलिए नहीं बताया था उनके स्पिरिचुअल एनर्जी एम्पलीफायर के बारे में क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं थी कि इन लोग को इस हद तक जरूरत पड़ेगी उसकी। फिर ये लोग गेट कंप्लीटली बनाने में कामयाब हो जाते हैं। पर उससे पहले हमको एक कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है उराहारा, चैड और बाकी लोगों के बीच में। वो लोग जानना चाह रहे होते हैं कि आखिर में यूबाक की एबिलिटी क्या है, पर इस पे इचिगो कुछ खास रिप्लाई नहीं देता है। फिर हमको बताया जाता है कि उराहारा बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसके बाद रीरुका उसको एनलाइटन करने लगती है। उसको कहने लगती है कि बच्चा चिल, वी कैन फाइट, कुछ भी हुआ है दुखी मत हो, इतना वियर्ड मत बनो। और इसी कारण से उराहारा वापस लड़ने के मूड में आ गई होती है। फिर इचिगो पूछता है कि ग्रिमजॉ हमारी साइड पे क्यों है। इस पे ग्रिमजॉ समझाता है कि मैं तुम्हारी या फिर किसी और की साइड पे नहीं हूँ, बस बात इतनी है कि अगर यूबाक जीत जाता है तो फिर वो योको मुंडो को भी खत्म कर देगा, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ से लड़ रहा हूँ। वंस अगेन सीन कट होता है और उनको दिखाया जाता है ईशदा जो कि बाकी सारे सेनेटर के साथ देख रहा होता है यूबाक को। यूबाक अपनी फुल पावर में, फुल ग्रेटनेस में कंप्लीट हो चुका होता है और फिर वो इस समय कुछ ज्यादा ही अगली लग रहा होता है। और ये देख के हमारा सेनेटर नाकलेवार वहाँ से कटने लगता है क्योंकि उसको यूबाक को देख के आ रही होती है गिन। उसको देख के रहा होता है डर, जिसको देख के यूबाक कहता है कि चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं बहुत कमाल का हूँ, तुम लोग को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कंप्लीटली एक्सप्लोजन होने लगते हैं इधर से उधर बड़े बड़े। और हम देखते हैं कि जो 5 मेंबर थे स्क्वाड 0 के, उनके जो घर थे, उनके जो सर्कल्स है वो भी कंप्लीटली यूनाइट होने लगते हैं यूबाक के स्पिरिचुअल प्रेशर के अंडर। और तभी हम देखते हैं कि जितनी भी डेबरी अगल बगल उड़ रही होती है वो एक जगह पे रुक जाती है। फिर हमको रियलाइज होता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि यूबाक होता है। तो सारे के सारे बचे हुए सेनेटर सलामी ठोकने लगते हैं हमारी यूबाक को। फिर वंस अगेन सीन कट होता है जहाँ पे गांजू लड़ रहा होता है यूकियो से, क्योंकि यूकियो ने उन लोग के साथ लड़ने जाने को मना कर दिया होता है। मैं भी यूकियो की जगह होता तो नहीं जाता। और वैसे इन दोनों की एबिलिटी कुछ खास ज्यादा लड़ाई में कामयाब आ भी नहीं सकती है। गांजू एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट रखते हुए ये बोलता भी है कि अगर हम लोग हार जाएंगे तो तुम हमारी मदद करने नहीं भी आओगे। यूकियो कह देता है तो तुम क्या हारने जा रहे हो। इसके बाद वो अपनी हार मान लेता ही है। एनीवेज इचिगो और बाकी सारे लोग वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं और वो रीरुका को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा के चला जाता है कि जब भी हमें वहाँ से निकलने की जरूरत होगी तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमें वहाँ से निकालने में कामयाब हो पाओगी। इसके बाद रीरुका उसकी बात एक्सेप्ट करती है और वो बहुत ज्यादा शर्माने भी लगती है। वैसे जिसको ना याद हो उसको मैं याद दिला दूं कि रीरुका को बहुत लंबा चौड़ा बड़ा सा क्रश है हमारी इचिगो कुरोसाकी के ऊपर। देखने के बाद हमारे मिस्टर गांजू कहते हैं कि इचिगो भाई तुम तो बड़े भी हो गए हो। इस पे इचिगो को समझ नहीं आ रहा होता है, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर वंस अगेन हमको सोल सोसाइटी दिखाई जाती है जहाँ पे इन लोग का गेट कंप्लीट हो चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग भी पहुंच चुके होते हैं वॉन्डर वाइच के अंदर। पर ये लोग देखते ही स्तब्ध रह जाते हैं क्योंकि ये लोग तो जा रहे होते हैं रॉयल पैलेस की तरफ, पर ये लोग ये क्विंसी सिटी यानी कि वॉन्डर वाइच में क्यों पहुंचे होते हैं। और यही स्तब्ध वाला रिएक्शन होता है बाकी सारे सोल सोसाइटी के मेंबर का भी। फिर उनको बताया जाता है कि योरोइची का एक भाई भी है और योरोइची जैसे वहाँ पहुंचती है तुरंत वो उसके प्रेजेंस को महसूस करती है। इसी प्रेजेंस की मदद से दोनों ग्रुप्स को पता चलता है कि दोनों ग्रुप साइमल्टेनियसली वहाँ पे पहुंच चुके हैं। योरोइची देखती है कि उसने जो मार्क यूज किया था, उसने जो पिन यूज किया था वो यहीं पे है। फिर हमको समझाता है कि बेसिकली हुआ क्या है। यूबाक ने अपनी पावर का यूज करके कंप्लीट रॉयल पैलेस को ही नीचे गिरा दिया है और अब रॉयल पैलेस और वॉन्डर वाइच एक ही जगह पे है। और फिर इचिगो और योरोइची लोग पीछे मुड़ के देखते हैं और वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा चंक रॉयल पैलेस का वहाँ पे जाके गिरा भी होता है। फिर आगे हमको कैप्टन सिंशुई समझाते हैं कि कैसे ये जो एरिया है ये बना हुआ है हमारे 5 स्क्वाड 0 के मेंबर्स के घरों को मिला के, इसी कारण से इसकी सर्कुलर बाउंड्रीज हैं। और फिर एक जूम आउट सीन होता है और उसमें हमको वही दिखाया जाता है एक पेंटाग्राम जिसके बीच में एक बहुत बड़ा सा एरिया होता है जो कि बेसिकली रॉयल पैलेस होता है। एनीवेज हमको बताया जाता है कि दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे की प्रेजेंस को कंप्लीटली महसूस कर पा रहे होते हैं, जैसा मैंने बताया, क्योंकि वहाँ पे योरोइची का छोटा भाई भी आया होता है जो कि लड़कों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। तो वो योरोइची की तरफ भाग के जाने लगता है और उससे पहले ही वो नीचे गिरने लगता है। इसका मतलब वो लोग फुट होल्ड्स नहीं बना पा रहे होते हैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके, जिससे हमको बताया जाता है कि इस एंटायर एरिया में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है यानी कि रेशी है वो कंप्लीटली कंट्रोल करता है यूबाक। और ये बात हमको समझाता है कोई और नहीं बल्कि ब्याकिया खुचकी। और फिर ये सब लोग बात करने लगते हैं कि कैसे इन लोगों को बिल्कुल भी स्पिरिचुअल प्रेशर नहीं महसूस हो रहा है सोल किंग का, इसका मतलब कि वो जा चुका है। ये बातें के बहुत ज्यादा चिंतित होती है सोईफोन। और सोईफोन तुम चिंता मत करो बेटा, तुम वैसे भी किसी काम नहीं आने वाली हो, सबसे नल्ली बेरोजगार कैप्टन तुम ही हो। एनीवेज मुझे नहीं
पता मैं किस लिए इससे इतनी ज्यादा नफरत करता हूँ, पर मैं करता हूँ तो फिर मैं इसकी बेइज्जती जरूर करूंगा। इसके बाद शिनसुई कहता है कि चलो कम से कम अच्छी बात है कि इचिगो लोग जिंदा है, इसका मतलब कि हमारी जो एडवांस पार्टी थी वो बची हुई है, नहीं तो हमको अकेले लड़ना पड़ता। अगर लड़ना पड़ता भी तो उससे क्या फर्क पड़ता, आखिरकार हम लोग 13 बोर्ड गार्ड्स जो हैं। और फिर इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा सा पैलेस आके खड़ा हो जाता है सिटी के बीचों बीच, और ये कुछ और नहीं बल्कि होता है शो ऑफ स्ट्रेंथ बाय युवा बाक। वो इन लोग को बेसिकली इनवाइट कर रहा होता है अपनी तरफ लड़ाई करने के लिए, वो चुप के कहीं भागना नहीं चाहता होता है। फिर सीन कट होता है और हमको दिखाए जाते हैं लिल्टोतो, गिजेल और बज भी, और ये लोग भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं युवा बाक से। और फिर वंस अगेन सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है युवा बाक जो कि अपनी स्टैनिटर वाली मीटिंग ले रहा होता है। आशवर्ट उसको एक ब्रीफ में बताता है कि कैसे इचिगो की पार्टी और बचे हुए स्क्वाड के मेंबर्स आ चुके हैं लड़ने के लिए युवा बाक से। जिसको वो कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, अभी जो कैसल है यही नई दुनिया की फाउंडेशन बनेगा और अब हम लोग इन लोगों से लड़ाई करेंगे, इनको यहीं पे काम तमाम कर देंगे। और फिर वो कहता है कि आज से हम लोग इस जगह को बुलाएंगे वॉर वर्ल्ड। और वैसे मैं बता दूं कि वॉर वर्ल्ड बेसिकली एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रू वर्ल्ड। आई मीन ऐसा नहीं है कि युवा बाक इस दुनिया को ट्रू वर्ल्ड बता रहा है, ये बता रहा है कि आज के बाद जो दुनिया बनेगी वो यहीं से निकलेगी, और जो दुनिया यहाँ से निकलेगी वो ट्रू होगी, असली होगी और ओरिजिनल होगी। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लॉट वाइज देखा जाए तो इस एपिसोड में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ है, बस कहानी हल्की से आगे बढ़ी है। आखिर फाइनली इचिगो, हमारे सारे स्क्वाड्स, सारे सेनेटर्स एक ही जगह पे आके खड़े हो गए हैं। आखिर इन लोगों में अब लड़ाई तो हो ही सकती है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले एपिसोड में एक्शन बहुत ही ज्यादा पड़ने वाला है। तो अगर आपको कोई भी एक्शन मिस नहीं करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।